कल हमने लैंथेनाइड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में शुरू किया था और वहां पे हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पढ़ रहे थे, जिसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने कुछ बातें बताई कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है। ठीक है, अभी अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखो, पहली बात तो क्या है, पहला कॉन्सिक्वेंस या पहला परिणाम क्या निकलेगा। एक तो ये है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, जिनको आप लेंथेनम्स बोलते हो, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि उनके साइज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो है वहां पर हो गया है। तो और इनका जो एटॉमिक रेडियाई है उसके अंदर बहुत स्मॉल चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और स्मॉल चेंज होने की वजह से और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, जो हमने मेटलर्जी वाले पार्ट में भी देखा था। तो उसको और ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो लेंथेनन्स हैं उनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आ जाती हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक और कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर आता है, वो क्या है कि जो बेसिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर किसी भी हाइड्रोक्साइड का या ऑक्साइड का, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, वो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है। तो देखो, बेसिक करेक्टर में अगर हम जनरली देखें तो जनरली जैसे जैसे साइज अगर डिक्रीज होता जाए, ठीक है ना, अगर हम इस तरह से बात करें तो आप यहां पर देखोगे ये तो है लेंथेनम और ये है ल्यूटेटियम, है ना। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि साइज जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे वो साइज क्या होता है, कम होता जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा साइज होने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा इस ल्यूटेटियम का, हाइड्रोक्साइड बनेगा या इस लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक। और अगर साइज बड़ा होता है तो वो क्या होते हैं, मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक। अब इसको थोड़ा सा फाजान रूल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि फाजान रूल इसको किस तरह से समझाएगा। तो फाजान्स रूल अगर किसी को याद हो तो वो ये कहता है कि अगर एटॉमिक साइज, जो आपने पोलराइजेशन ऑफ आयंस में पढ़ा है, फाजान रूल जो ये बताता है पोलराइजेशन के बारे में। और पोलराइजेशन क्या है, पहले वो थोड़ा सा अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी ये मेटल आयन है, कोई पॉजिटिव आयन है, और इससे बॉन्ड बनाने वाला कोई निगेटिव आयन, ये निगेटिव, तो जब ये दूर दूर होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये पास होते हैं तो ये जो मेटल आपको दिख रहा है, इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इस नेगेटिव आयन का जो न्यूक्लियस है वो इस पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन इस प्रोटॉन का साइज या इस कैटायन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन कम से कम होगी। लेकिन इसका साइज बड़ा है तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव आयन है ये इसकी शेप को, जो गोल शेप है उसको गोल ना रह करके इस तरह से ओवल शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये थी इस तरह से गोल, ठीक है, लेकिन ये बल्जिंग क्रिएट कर दी कि इसने ये जो नेगेटिव आयंस थे, इस नेगेटिव एनायन के, उसको अपनी तरफ खींच लिया, और इसको जो अपनी तरफ खींच लिया, इसी की वजह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव आयंस और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयंस यहां पर आ गए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये जितना ज्यादा होगा किसी में भी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही वो जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और ये जो नेगेटिव आयन है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी।
और एक चीज और अगर आपको यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे इसका साइज छोटा होगा, जितना ज्यादा इस कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ही ये इस एनायन की पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो इसमें जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। मतलब कि साइज कम होने पर ये जो कैटायन है इसका साइज कम होने पर जो कोवेलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है। अब यहां पर आ जाओ, अब देखो साइज किसका छोटा है, इस ल्यूटेटियम का। ये मैंने आपको बताया है इस ल्यूटेटियम का साइज जो है वो जरा सा है, इतना कम। और यहाँ पे जो लेंथेनम है उसका साइज बड़ा दिखाया है, ठीक है, जो इसके बारे में कल हमने कहा था कि साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, कम होगा। तो ये साइज छोटा होगा तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, मतलब कि ये लेस आयनिक हो जाएगा, लेस आयनिक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये मोर आयनिक, ठीक है। और जो ज्यादा आयनिक होगा तो ये जो अगर लेंथेनाइड के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं और यहाँ पर ल्यूटेटियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये आसानी से डिसोशिएट कहां पर होगा, आसानी से अगर हम इसकी डिसोशिएशन देखें तो जो आयनिक होते हैं वो जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं, और जल्दी डिसोशिएट हो जाएंगे तो ये जो एल्हे है ये La3+ और 3 हाइड्रोक्साइड आयंस में आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इसका जो बेसिक करेक्टर है, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा देगा तो बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा, तो ये मोर बेसिक होगा। जबकि यहाँ पे आयनिक करेक्टर लेस हो गया, आयनिक करेक्टर लेस हो गया तो ये यहाँ पर डिसोशिएट तो होगा, ल्यूटेटियम 3+ बनाएगा और साथ में 3 हाइड्रोक्सिल आयन भी बनाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में, और कम क्वांटिटी में बनाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक, या इस लेंथेनाइड सीरीज में सबसे कम बेसिक नेचर का यहां पर ये मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक करेक्टर जो है वो आप हाइड्रोक्साइड्स का या ऑक्साइड्स का आप यहाँ पे समझा सकते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अगर ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता तो यहाँ पर इसका बेसिक करेक्टर हो सकता है कि इरेगुलर होता या कुछ और होता, ठीक है। नाउ एक और यहाँ पर हमें इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चीज देखने को मिलती है तीसरी, वो क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, उनमें हमें एक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। अगर हम फर्स्ट टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जाएं और सेकेंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएं तो एटॉमिक रेडियाई में एक एबनॉर्मल सी चीज हमें देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलती है, क्योंकि देखो आपको पता है, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मान लो कि ये हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ मेंबर्स ले लेते हैं और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए उस चीज को समझने में। ये ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे आता है इटरबियम, है ना, एटीएम सॉरी, इट्रियम आता है और इसके नीचे आता है आपका लैंथेनम। स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम, अगर इसके नीचे बात करें तो जर्कोनियम आता है और इसके नीचे आता है हाफ में। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन क्या आता है, वैनेडियम, देन क्रोमियम, है ना। तो इसके नीचे आपके नियोबियम आता है, टेंटेलियम आता है, टीए, और क्रोमियम के नीचे देखें तो मॉलिब्डेनम और इसके नीचे टंगस्टन। इस तरह का कुछ एक पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस होती हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, जब हम यहां पे जाएंगे फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में तो आप देखोगे कि ये जो शेल है और ये जो शेल है ये आपका 3D शेल है, इसमें 4D शेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब शेल बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो यहाँ पर शेल के साथ में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब स्कैंडियम का साइज जो है वो छोटा होगा और यहाँ पर इट्रियम जो है इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लेंथेनाइड के बाद, अब लेंथेनम के बाद में क्या आ गई, लेंथेनाइड सीरीज आ गई जो आपने यहाँ पर आगे नीचे बता रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये 14 एलिमेंट्स के बाद में जब हम हाफमियम पे जाएंगे 72 पर, तो यहाँ क्या होगा कि ये साइज लगातार 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 कम हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इनका साइज
या इनका साइज। जब हम फर्स्ट टू सेकंड में गए या सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आए तो यहाँ पर आपको साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्कैंडियम से इट्रियम इट्रियम तक और यहाँ पर इट्रियम से लैंथेनम तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओ, जब लैंथेनाइड सीरीज यहाँ पर हो चुकी और जब हम यहाँ पर जाते हैं तो टाइटेनियम से जिरकोनियम तक तो आपको साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज। लेकिन अब जब आप जिरकोनियम से और नीचे हाफनियम पर आओगे तो साइज क्या आता है, डिक्रीज होता हुआ आपको मिलता है। वो डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड के थे, यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से जो साइज यहाँ पर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, और इसका साइज दोनों का साइज क्या आ गया, लगभग सेम आ गया, या फिर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बहुत कम आया, जबकि यहाँ पर डिफरेंस काफी ज्यादा आया। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि जर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम और टेंटिनम और आपका मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके साइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जबकि क्या होने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे, इंक्रीज होने चाहिए थे, बट वो सेम आए। जबकि अगर आप यहाँ पे क्रोमियम मॉलिब्डेनम और ये वेनेडियम और नियोबियम और टाइटेनियम, जर्कोनियम, इनमें देखोगे तो साइज क्या आता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। अब ये किसकी वजह से है, इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो आपको साइज वहां पे बढ़ने की जगह सेम साइज आपको सेकंड और थर्ड का मिलता है। ठीक है, तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है, या एक परिणाम ये भी है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। एक फोर्थ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पे साइज के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो इनकी डेंसिटीज में भी देखो प्रॉब्लम हो सकता है। जो डेंसिटीज हैं, अगर हम उन डेंसिटीज की बात करें या डेंसिटी की बात करें इसकी, वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्मॉल डिफरेंसेस आते हैं। जो डेंसिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी में बहुत कम चेंज आएगा जब आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में गए तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज काफी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है ना, या कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा तो। लेकिन यहाँ जो डेंसिटी है, जब हम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है, या इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी कम होगी और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह से अब हम इसको समझ सकते हैं, तो एक और यहाँ पर चीज आती है कि हम हार्डनेस को भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ये सब डेंसिटी और हार्डनेस का एक अच्छा रिलेशन है कि जहां जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। तो जब हम लेंथेनाइड सीरीज के बाद के इन मेंबर्स की तरफ जाते हैं, जिरकोनियम से हाफनियम और या नियोबियम से टेंटिनम और मॉलिब्डेनम से लेकर के टंगस्टन तक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हार्डनेस ज्यादा हो जाती है। या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ज्यादा मिलेंगे इनके सेकंड और थर्ड सीरीज में, ठीक है ना। थर्ड सीरीज का ज्यादा मिलेगा बजाय सेकंड सीरीज के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी आप समझा सकते हो, हार्डनेस को समझा सकते हो। और एक और चीज है जो है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू वैसे तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज काफी बढ़ जाता है। एक शेल आपका बढ़ जाता है, यहाँ से ये है और यहाँ पर एक शेल और बढ़ गया, तो अब ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट सेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से वो कम हो गया, ठीक है ना। और कर देंगे तो इसका यहाँ वाले का और कम हो जाएगा, तो वो आसानी से रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को वो जो आइसोलेटेड जो गैशियस जो आपके पास में आयन एलिमेंट है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। और जितनी ज्यादा दूरी है होती जाएगी उतना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या उतनी एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जर्कोनियम से जब हम हाफनियम में आएंगे या नियोबियम से हम टेंटेलियम तक आएंगे, तो जब हम सेकंड से थर्ड सीरीज के अंदर जब आप यहाँ पर ये मूव करते हो और ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसकी वजह से आपको इनके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होने की जगह क्या मिलते हैं, ज्यादा
मिलते हैं। या इससे आगे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, चाहे हम वो टेंटेनम से लेकर के हाइड्रोजियम तक आगे चले जाएं 80 तक, ठीक है ना, हाइड्रोजियम तक, और उसके बाद के अगर हम थेलियम और लेड इसमें भी अगर हम जाते हैं 81 82 और आगे की तरफ, तो भी आपको क्या मिलेगा, वो ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपको इंक्रीज होती हुई मिलती है या ज्यादा मिलती है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ आयनिक रेडिया और एटॉमिक रेडिया से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने ये बात की। एक अब हम बात करेंगे जो हम तीन प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने आयनिक और एटॉमिक रेडियाई जिसमें हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था। और अब हम फोर्थ जो प्रॉपर्टी है लेंथेनाइड्स की उसे हम बात करते हैं, वो है आपकी कलर एंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, कलर को तो आप जानते हो, सभी लोग जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्ट्रा को जानते हो क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पेक्ट्रास के बारे में जानता हो? ये स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, बता सकता है कोई? कौन कौन प्रेजेंट है? हाँ जी, फरीन चौधरी, शिवानी, बहुत सारी शिवानियां, सुचिता, बताओ तो। क्या स्पेक्ट्रास के बारे में पता है? नहीं मालूम? नो सर। हाँ, कक्षा 11 में पढ़ा होगा बेटा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वहां से पढ़ते आए हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। क्वांटम नंबर पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? हाँ, तो हाँ, तो कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पाशन सीरीज, बैकेट सीरीज पढ़ा होगा। वहां पर वो बताता है कि n1 की वैल्यू जो है वो 1 है, n2 की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो 2 3 4 हो सकती है। तो वो हो क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये न्यूक्लियर इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जंप करके ही तो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और भी होंगे तो यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो उसी तरह की सीरीज बनती है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये इसका परमानेंट घर नहीं होता, और जब ये इसका परमानेंट घर नहीं है तो वापस कहाँ आएगा, लौट करके अपने घर आएगा। तो एनर्जी लेकर के हायर शेल में गया है, तो जब वापस अपने घर आएगा तो एनर्जी इमिट करता हुआ आएगा। ठीक है ना? तो वो जो एनर्जी इमिट करता हुआ आएगा वो किसी ना किसी वेवलेंथ की तो होगी, और वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज की है, ठीक है, तो वो आपको उस कलर का दिखाई देगा जिस विजिबल रेंज की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस उसने इमिट की है। ठीक है, तो वो कलर्ड दिखाई देगा। और इसको अगर आप एक पैटर्न बनाओ इनके ट्रांजिशन का, तो वो आप यहाँ पर उसको बोलोगे स्पेक्ट्रम, है ना। विबग्योर के अंदर डिवाइड करते हो ना, वो जो कक्षा 6 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हो, स्केल लेते हो और उसको सूरज की तरफ रखते हो, और वो यहाँ पर क्या होता है, वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है आपकी। एक प्रिज्म रखते हो, उससे भी आप करके देखते हो, व्हाइट लाइट को पास करोगे और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। हाँ या ना, करा है ना? ये स्पेक्ट्रम ही तो है, ये स्पेक्ट्रा ही तो है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रा क्या है, कलर्ड स्पेक्ट्रा देते हैं। मतलब कि लेंथेनाइड कंपाउंड्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं या कलर कंपाउंड्स देते हैं। तो लेंथेनाइड्स जिसको आप Ln से रिप्रेजेंट करते हो, और इसकी ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3+ है, ये आयंस होते हैं कलर्ड। किस स्टेज में, चाहे तो ये सॉलिड स्टेट में हो या कोई एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हो, दोनों ही स्टेजेस में ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये कलर्ड जो इनका आता है वो किस वजह से आता है, जो 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0 से लेकर के 14 प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से ये कलर आता है। मतलब ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 4f orbital, these lanthanides impart color.
इन 4f में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से ये कलर देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें f जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर हम बात करें f जिसमें हाफ फिल्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर हम बात करें 4f के जिसमें फुल फिल्ड f सबशेल हो, तो ये जो होंगे ये कैसे होंगे, ये तीनों के तीनों ये होंगे कलरलेस, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो लोअर शेल है उससे हायर शेल में या हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा नहीं, और जब मूव नहीं करेगा तो वो कलर भी नहीं दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे आयंस जिसमें F0 4F7 या 4F14 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव नहीं करता। ठीक है। और एक चीज और यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि अगर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही अगर हम बात करें तो देखो, मान लो कि आपके पास में है 4f1, ठीक है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं 4f14 माइनस, मतलब या तो हम बात करें 4n की और 14 माइनस n की, तो अगर 4f n की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ये जो n है इसकी वैल्यू 1 मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13, मतलब कि 4f13। तो ये जो 4f वाले हैं, 4f1 वाले हैं और 4f13 वाले हैं, ये एक जैसे कलर देते हैं। मतलब जो लेंथेनाइड के 3+ आयंस हैं जिनमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन नंबर जिसमें होते हैं, इन दोनों के सेम कलर आते हैं। ठीक है। अगर इनके सेम कलर आ गए तो आप यहां पर कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। क्या कॉम्बिनेशंस बनाओगे? जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये है 4f0, ठीक है। सो 4f0, अब अगर यहां पर अगर हम बात करें 14 माइनस n की वैल्यू 0 रख दो, तो n की वैल्यू 0 होगी तो 14, वैसे 0 गया तो 14, तो 4f0 और 4f14, एक आएगा आपका 4f1, अब एक माइनस कर दो 14 में से तो क्या आ जाएगा 13। ऐसे ही 4f2, तो यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही 4f3, तो 4f11 आ जाएगा। और 4f4, और अगर आप यहाँ पे 14 में से 4 माइनस करोगे तो 4f10 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में आ जाएगा 4f5, और 5 माइनस करोगे तो 4f9 आ जाएगा। और 4f6 माइनस करोगे 14 में से तो क्या आ जाएगा 4 8, ठीक है ना। और फिर हमारे पास में बचता है 4 7, और 7 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। तो 4f7 4f7 ही होगा। ठीक है। तो अब इनके कलर्स जो हैं वो सेम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है n और 14 माइनस n वाले जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब 4f0 और 4f14, 4f1 4f13, 4f2 4f12, ये सब एक जैसे कलर शो करेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा कलर होगा? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 4f0 और 4f14 वाले कौन से होंगे? जो कलरलेस होंगे, ये होंगे कलरलेस। ऐसे ही ये 4f7 है इन दोनों में, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा कलरलेस। अब इनका इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी ये भी कलरलेस होता है, ये भी किसी तरह का कोई कलर शो नहीं करता, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ज्यादा इसमें कलर आता नहीं है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीन कलर शो करने लगता है। और 4f311 वाले जो हैं वो आपके रेड कलर शो करते हैं। ये 4f4 वाले जो हैं वो पिंक येलो शो करते हैं। ये 4f5 वाले जो हैं वो आपका पेल येलो शो करते हैं, मतलब हल्का पीला, पेल येलो। और 4f46 वाले जो हैं वो पेल पिंक, मतलब हल्का पिंक जो है
इस तरह के कलर शो करते हैं। तो ये इनका कलर इम्पार्ट ये करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कलर इम्पार्ट क्यों हो रहा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है कि ये जो कलर इम्पार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एफ एफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है। एफ एफ ट्रांजिशन जैसे आपने डी में पढ़ा होगा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि वहां पे ना डी ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है कि डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ही चला जाए, ऐसे एफ का एफ में ही चला जाए। लेकिन लेपोर्टे ने कुछ सिलेक्शन रूल्स दिए हुए हैं इन स्पेक्ट्रास को लेकर के, जो इसकी स्पिन होती है उसको हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एफ एफ टाइप का ट्रांजिशन हो या डी टाइप का ट्रांजिशन हो, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ऐसे ट्रांजिशन, फॉरबिडन का मतलब होता है दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एक होते हैं अलाउड, भाई हो सकता है, और एक ये फॉरबिडन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब जब फॉरबिडन ही है तो फिर ये ट्रांजिशन होता कैसे है ना, और कलर कैसे आता है? तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन रूल्स हैं जिनको हम वहां पर स्टडी करेंगे। बाकी आप ये समझ लो कि लेपोर्टे ने यहाँ पर क्या दिया था, एक रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। और ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसी वजह से ये जो आपके स्पेक्ट्रा आएगा वो बहुत ही वीक स्पेक्ट्रा आता है ना। इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, बहुत वीक होगी। क्लियर? सो इस तरह से जो लेंथेनाइड्स हैं उनका कलर बिहेवियर मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश किया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो भी कलर होगा लेंथेनाइड, अगर कोई सॉल्ट आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेंथेनाइड का ऑक्साइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट, फॉस्फेट, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर कलर हमेशा और हमेशा जो लेंथेनाइड आपने लिया हुआ है उसमें जो एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। ये जो एफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ही होगा। इसका जो एनायन है लेंथेनाइड के साथ में, चाहे वो ऑक्साइड जुड़ा हुआ हो या फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो या कार्बोनेट जुड़ा हुआ हो, इन एनायंस की वजह से वो कलर नहीं आता। ठीक है ना, कलर हमेशा किसकी वजह से आएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा जो एफ में प्रेजेंट। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए इन सभी को, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक सीरियम ले लिया, सीरियम का ऑक्साइड ले लिया, सीरियम का जो है सल्फेट ले लिया, सीरियम का जो है नाइट्रेट ले लिया, इस तरह से अगर वो लेता है और फिर पूछता है कि इनमें कलर क्या होगा, तो कलर इनके सबके सेम आएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है ना, एक ही बेस इनका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जो है वो सीरियम 2+ फॉर्म में होंगे और कलर उसमें वो 4f में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से इंपार्ट होगा, ना कि इस एनायन की वजह से। ठीक है, तो एनायन कलर इंपार्ट नहीं करते, जो 4f में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कलर इंपार्ट होते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है, हालांकि मैं उसको उठाऊंगा नहीं, बट आप यहाँ पर उठ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि 4f इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ होते हैं, जो न्यूक्लियस है उसमें n-2 अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ होने की वजह से इसको तो ज्यादा कुछ इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होकर के जा रहा है एक पोजीशन से अपने हायर शेल में, उसको तो ज्यादा कुछ शो करना ही नहीं चाहिए था कलर, एनायन की वजह से ही आ जाता कलर, जबकि वो तो बाहर की तरफ ही है, फिर क्यों शो करते हैं? तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब उसकी जरूरत होगी, यहाँ पर आपकी इस क्लास में उस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी। और एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चार हो गई है ना, तो एक हमारी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने लोग जानते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में? कोई बता सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आती है कोई? आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा होता है तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या करते थे, वो कंघा लेते थे और उसको बालों में घुमाते थे और फिर वो देखते थे कागज के टुकड़ों को, वो अट्रैक्ट करता था। तो वो हुआ क्या है, वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर दिया आपने उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया और आप वहां पर उसको देख रहे हो। लेकिन किसी भी कंपाउंड में, अब आप कई बार बोलते हो कि कोई कंपाउंड मैग्नेटिक है, कोई कंपाउंड मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, हर कंपाउंड मैग्नेटिक होता है। कोई बहुत थोड़ा हो सकता है और कोई बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई डॉट से भी कम हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक नेचर जरूर होती है। अब ये क्यों होती है उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आखिर किसी भी सब्सटेंस में आती कहां से है।
तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरीकों से आती है किसी भी सब्सटेंस में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट में प्रेजेंट हैं, वो दो तरह के मोशन कर रहा होता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये इसको मान लो कि हम यहाँ पे न्यूक्लियस मान लेते हैं, और ये यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है, मूव भी कर रहा है, तो ये मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा। लेकिन अब ये दो तरह की मूवमेंट दिखाता है। कैसी? पहली मूवमेंट तो वो दिखाएगा जो इसके ऑर्बिटल के चारों तरफ ये घूम रहा है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर भी घूमता है ना, ये अपनी एक्सिस पर भी इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से भी घूम सकता है, और यहाँ पे इस तरह से भी घूम सकता है। मतलब क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको आप प्लस हाफ देते हो, माइनस हाफ देते हो, जब वो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एक्सिस पर घूमता है और ऑर्बिटल में घूमता है। तो दो तरीकों से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। पहली आई स्पिन मोशन की वजह से, जो अपनी एक्सिस पर है, और दूसरी आई ऑर्बिटल में जो रोटेशन कर रहा है उसकी वजह से। तो जो स्पिन की वजह से आती है उसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो ऑर्बिटल में घूमने की वजह से आई है, जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसकी वजह से जो आई है उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके की यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स दिखाता है। अब एक सवाल है आप लोगों से, मान लो कि ये हमारे पास में कोई एटम है, ठीक है, और मान लो कि ये डी ट्रांजिशन सीरीज का भी हो सकता है और एफ सीरीज का भी हो सकता है, ठीक है ना, डी और एफ दोनों में से किसी का भी हो सकता है। जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ठीक है ना, इसके सारे के सारे शेल्स हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये यहां पर बेचारा है एक आयन, एनायन यहां पे जो प्रेजेंट है ये इसके पास में आता है, ठीक है ना, मतलब मेटल हो और उसका लिगेंड। अब ये लिगेंड जब पास आएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे या इसके साथ में इंटरेक्ट में आएंगे, और क्या कर देंगे, इसकी जो ऑर्बिटल मोशन है उसको सीज कर देंगे, वो आकर के इसको जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी ऑर्बिटल मोशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन अगर हुई तो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, ये दोनों आपस में। तो इसकी ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, और इसकी ऑर्बिटल मोशन सीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेंचिंग। तो डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल्स में तो क्वेंचिंग हो जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और बाहर की तरफ होने की वजह से जब लिगेंड इसके पास में आता है, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना, सॉल्ट बनता है, तब तो ये क्या करेगा, इसकी क्वेंचिंग कर देगा। लेकिन जब हम इनर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या होगा, अब एफ ऑर्बिटल तो होता है अंदर, एफ जो सबसेल होता है वो तो अंदर होता है। जब ये लिगेंड यहां आएगा तो इसके साथ में तो इसका कोई कांटेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ है, पेनल्टीमेट सेल है, n-2 में है। तो जब इसका है नहीं तो इसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो भी क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, स्पिन भी काम करता रहेगा। मतलब जब आप ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हो, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हो, तो वहां पे क्वेंचिंग हो जाती है, और अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जो इन दोनों की वजह से आ रहा था, वो इन दोनों की वजह से ना आकर के सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में किसकी वजह से आएगा, सिर्फ स्पिन की वजह से आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से नहीं आएगा। इसी वजह से आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या निकालते हो कि साहब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जितना भी नंबर होता है उससे आप इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख दोगे कि n की वैल्यू क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर, और n+2 का अंडर रूट जो है वो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे देता है, बोर मैग्नेटर, ठीक है। लेकिन जब आप f ऑर्बिटल्स की बात करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंदर होते हैं और लिगेंड के साथ में या किसी भी एनायन के साथ में उसका कोई संपर्क नहीं होता, तो यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की वजह से आएगी, ठीक है, वहां पर क्वेंचिंग नहीं होगी, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी। इसलिए जब आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या आएगा, वो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है इसका ये इससे आप इसको निकालते हो। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया,
इसको हम स्टडी करेंगे बहुत विस्तार पे जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जब पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे कि ये कैसे निकाला हमने, कैसे आया। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये जान लो कि जब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर होती है सिर्फ, और डी ऑर्बिटल्स पे हम जब बात कर रहे हैं, जब क्वेंचिंग हो जाती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट सीज हो जाती है या रुक जाती है, तब सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से हम ये जो निकालते हैं ये सिर्फ उसकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होती है। और जब हम एफ की निकालते हैं तो जब वहां पे एफ ऑर्बिटल अंदर की तरफ होता है तो वहां पे क्वेंचिंग नहीं होती है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अभी ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि मैग्नेटिक मूवमेंट होती क्या है और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी मेन बात पे करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा समझाना था आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब हम डी ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो जो हमने थियोरेटिकली निकाला, जो हमने प्रैक्टिकली निकाला, थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकली हम निकालेंगे जिसमें स्पिन और जो ऑर्बिटल दोनों को कंसीडर करेंगे। जब प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो आप देखोगे कि क्वेंचिंग हो जाती है तो अकेला केवल स्पिन स्पिन का देगा वो, तो दोनों में डिफरेंस आता है। लेकिन जब आप एफ ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट चाहे वो थियोरेटिकली हो या वो आपकी एक्सपेरिमेंटली हो, दोनों क्या आती हैं, सेम आती हैं। सेम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे क्वेंचिंग नहीं होती, और थियोरेटिकली भी स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकालते हो, और जब प्रैक्टिकली आप देखते हो एक्सपेरिमेंट करके तो भी स्पिन और मैग्नेट जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है दोनों की वजह से ही उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही होती है। तो ज्यादातर जो लैंथेनाइड सीरीज के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये दो आपने सुने होंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है, पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लें। देखो, मैंने आपको बताया कि हर कंपाउंड थोड़ा बहुत मैग्नेटिक होता है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, उसमें मैग्नेटिक नेचर होगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, तो इसको हम बंद कर नहीं सकते, तो उसमें मैग्नेटिज्म तो होगा ही होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड हमारे पास में है और ये हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं। तो देखो, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ है। ये जो कंपाउंड मैंने बीच में रखा है इन दोनों के, इसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट भी है स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, और हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी इसको रखा है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड्स जब यहां मूव करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, ये जो कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पे बीच में जो रखा हुआ है, ये कंपाउंड क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट अगर करेगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो जा रही हैं इसको ये अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, और अगर ये इसको रिपेल करना शुरू कर दे, तो रिपेल कर देगा तो किस तरह का सिचुएशन आ जाएगी, रिपेल करेगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी कि ये आपका ये है, और यहाँ पे जब आप लाइंस को करोगे तो ये इस तरह से इससे दूर भागने की कोशिश करेंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, इससे दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो डायमैग्नेटिक होंगे। इस तरह के कंपाउंड्स कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो मैं आपको बता रहा था कि लेंथेनाइड्स जो हैं, सारे लेंथेनाइड्स सिर्फ La3+ और Lu3+, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों डायमैग्नेटिक होते हैं। ये दोनों डायमैग्नेटिक क्यों होंगे, क्योंकि ये जो La3+ है वो तो होगा 4f0, और Lu3+ जो है वो क्या होगा, LF14, 4f14। तो इनमें क्या है, पेयर्ड हैं और एक में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं और पेयर्ड हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या तो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, इसलिए वो कैसा होगा, वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, और बाकी के जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। अच्छा, कुछ और भी हमने जैसे जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी तब बात की थी। क्या बात की थी कि जैसे मान लो कि सीरियम 4+ है ना, या इटरबियम जो है वो 2+ है, ये भी क्या होते हैं,
ये भी आपके ज्यादातर स्टेबल है ना, और स्टेबल होने की वजह से ये भी डायमैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है। इसका जो है वो 4f14 होता है, 14, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है 6th नंबर की, एक प्रॉपर्टी है आइसोटोप्स। मतलब कि वैसे आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ अपने आइसोटोपिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा आइसोटोप्स में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेंथेनाइड्स की भी बात करें तो इसके भी बहुत सारे नेचुरली अकरिंग, मतलब एनवायरमेंट में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे आइसोटोप्स जो हैं वो मिलते हैं, और रेगुलर वेरिएशंस में भी मिलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि लेंथेनाइड जो है वो 1 से लेकर के 14, मतलब 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स हमारे पास में है। तो यहाँ मैंने आपको हरकिन्स का एक रूल बताया था, वो यहाँ पर वो फॉलो करते हैं। ये क्या, कि इवन नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर होते हैं, इवन होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, इवन होता है, वो ज्यादा एनवायरमेंट में ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, मतलब मोस्ट अबंडेंट है, और ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स रखते हैं। और जो ऑड नंबर में जिनके एटॉमिक नंबर्स हैं वो कम स्टेबल रहेंगे या कम क्वांटिटी में मिलेंगे। तो ये तो है मोर स्टेबल आइसोटोप्स एंड अबंडेंट, अबंडेंट। और अगर हम ऑड नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर वाले जो लेंथेनाइड्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे लेस स्टेबल और लेस अबंडेंट, मतलब कम क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हार्किन्स रूल, हार्किन्स रूल। तो एक प्रॉपर्टी इनकी ये भी है कि आइसोटोप्स दिखाते हैं नेचुरल रूप से, जो है एनवायरमेंट में काफी सारे आइसोटोप्स इसके प्रेजेंट होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इनकी जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी जो है लेंथेनाइड कंपाउंड्स की, उस पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो लेंथेनाइड के जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर के साथ में हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। वाटर के साथ में जब हम उसको मिलाएंगे तो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाता है, वो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है ना। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी पैटर्न है वो जो हमारे पास में जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 उसके एलिमेंट्स की जैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसको लेकर के, सॉल्युबिलिटी को लेकर, है ना। ग्रुप 2 आप जानते ही हो, ग्रुप 2 क्या है, ओके। तो उनके एलिमेंट्स जो हैं उनके जैसी प्रॉपर्टीज की होती है सॉल्युबिलिटी को लेकर के। मतलब अगर आप इसको वाटर में सॉल्युबल करें या इसके सॉल्ट को घोलें तो किस किस के साथ में ये सॉल्युबल होगा या कौन कौन से सॉल्ट इसके सॉल्युबल होंगे, तो उस पर मैं अगर हम बताऊं तो जो अगर आप लोग इसके क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को, नाइट्रेट्स को, ठीक है ना, और एसीटेट्स को, एसीटेट है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ये वाले जो सॉल्ट्स होंगे ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। जिस तरह से ग्रुप 2 के सॉल्ट्स होते हैं उसी तरह से। लेकिन अगर आप इसके ऑक्साइड्स ले लो O2-, हाइड्रोक्साइड्स ले लो OH-, फ्लोराइड्स ले लो, ऑक्सलेट्स ले लो, ठीक है ना, ऑक्सलेट्स हो गए, और कार्बोनेट्स अगर आप ले लो, इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं या फिर फॉस्फेट्स हैं, इस तरह के अगर इसके सॉल्ट हुए तो ये क्या होते हैं, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी है कि लेंथेनाइड्स के क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, नाइट्रेट्स,